आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं डॉक्टर वत्सल शर्मा। हाल ही में मैंने साहित्य में पीएचडी किया। उस घटना के बाद सब कुछ जैसे बदल सा गया। मैं पिछले 9 सालों से साइकेट्रिस्ट की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे जैसे एक सांप की तरह डसती है। वो एक बहुत ही खौफनाक रात थी। ये 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में ही मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा, गणेश की बर्थडे पार्टी है, उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा, सुरेश और रमेश आ रहे हैं क्या? उसने हाँ में जवाब दिया। तो मैंने कहा, चलो फिर मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ 10 बजे तक पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वो एक बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत ही एंजॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम 4 पार्टी में से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे कोई रिक्शा वाला या फिर कोई टैक्सी नहीं मिल रहे थे। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या कोई टैक्सी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब बुक कर लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर ही रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान खुली नहीं थी। तभी इतने में ही मुझे एक दुकान की बत्ती जलती दिखी। वो दुकान 2 दुकानों के बीच में एक छोटी सी जगह में थी। वो दुकान कुछ अजीब सी थी, मानो बहुत ही पुरानी हो। मैं वहाँ अपने तीनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बड़ा ही अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरों पर 2 अजीब से चेहरे बने हुए थे और उन चेहरों के ऊपर 2 सींग भी बने हुए थे, मानो किसी शैतान का चेहरा हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, ब्लैक डेविल लेमोनेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब उस दुकान का यही नाम था। और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से दिख नहीं रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ही ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी ही भारी सी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोगे? नींबू पानी या फिर कुछ और? उतने में ही मुझे ख्याल आया कि अगर 3 नींबू पानी मिल जाते हैं तो फिर इनका हैंगओवर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उस दुकान वाले से कहा, 3 नींबू पानी दे दीजिएगा। मेरे इतना कहते ही वो नींबू पानी बनाने चला गया। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था।
मैं चांद को बस देख ही रहा था कि मेरी नज़र दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि इतनी रोशनी में हम सबकी परछाइयाँ तो दिख रही है, लेकिन उनकी परछाई नहीं दिख रही। मुझे ये देखकर कुछ याद आया कि जब मैं छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वो कहते थे कि जिसकी परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ, कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं। इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहे हैं, उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा, उतने में ही उन्होंने मेरी तरफ यानी कि पीछे घूम कर देखा। फिर जो मैंने नज़ारा देखा वो मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। वो नज़ारा आज भी मेरे सपनों में आता है और जब भी आता है मैं थर थर कांपने लग जाता हूँ। मैंने देखा कि उनका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया है मानो वो इस दुनिया के हो ही ना। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वो अजीब सी हंसी बहुत ही डरावनी और रूह कंपाने वाली थी। उनके वो नुकीले दांत, जिनमें से कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को तो उनको तो कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो तो शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया और मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में ही वो अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वो शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। फिर मैं वहाँ से तेजी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा आदमी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे, मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने डरी और सहमी आवाज में उनसे पूछा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वो लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा शराब के नशे में, और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा पैसा लूट लिया, मेरी दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह ये दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों जैसे शिकार ढूंढकर उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करता हूँ। मैं उसे कहने लगा, पर मेरा तो कोई इरादा नहीं था तुम्हारा दुकान लूटने का, मुझे छोड़ दो। उतने में ही कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चल गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतना तेज चलाओ और यहाँ से दूर ले चलो। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बैठा थर थर काँप रहा था। बहुत ही डरा हुआ था मैं। इतने में ही कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप डरे हुए क्यों हो और आप किसे देखकर चिल्ला रहे हो? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कि वो शख्स सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, कैब वाले को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ था।
ये घटना हर रोज सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का अजीब चेहरा, वो क्या था, मैं आज भी ये सब याद करके थर थर कांपने लग जाता हूँ। इस घटना के बाद मेरे वो 3 दोस्त यानी कि मुकेश, सुरेश और रमेश कभी नहीं मिले और आज तक वो लापता ही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सुनसान हाईवे पर एक एसयूवी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। कहीं कोई घर या फिर कोई खुली हुई दुकान, खुली तो दूर कोई बंद दुकान भी नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ घना जंगल और एक सुनसान रास्ता। रात का माहौल, ऊपर से बरसात का मौसम, बिजली चमक रहे थे, बादल गरज रहे थे, किसी भी वक्त बारिश हो सकते थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या प्रेग्नेंट थी। रास्ते में उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बेहद जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस की रात थी, इसलिए रात और भी काली और डरा देने वाली थी। बादल गरज रहे थे, किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी जिससे वो समय पर गांव पहुंच सकें, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में बैठे रहने के लिए ही कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो ख़त्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतर कर आ गई और बोली, क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? इस पर कुश ने कहा, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है। तो इस पर आर्या बोली, फ्यूल ख़त्म हो गया? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फ्यूल भराया था। तभी कुश कुछ सोचते हुए बोला, हाँ लेकिन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमें यहीं कहीं रात गुजारनी पड़ेगी। आर्या थोड़ा डरते हुए बोली, इस बेहद जंगल में? कुश गाड़ी में लॉक लगाते हुए बोला, हाँ हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई रुकने का जगह हो। कुश अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक घर टाइप का कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुश को बोलती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इस उजड़े जंगल में घर होना? कुश थोड़ा लापरवाह होते हुए कहता है, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस रात गुजारनी है। आर्या ना चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उस घर के पास पहुंच जाते हैं। कुछ घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला ही होता है कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ लाइट भी जल रही होती है, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही अंदर जाते हैं, घर का दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है और सारी लाइटें बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक लड़की जिसका पूरा शरीर जैसे जल चुका था और पूरे शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, आखिर तुम आ ही गए। तुमने जो मेरे साथ किया, अब तुम इसके साथ भी वही करोगे ना? उसको देखकर
कुश की हालत खराब हो चुकी थी, उसे याद आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तभी कुश हकलाते हुए बोला, निशा तुम? निशा हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें याद तो है कि मैं हूं। उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला और आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख ही रहे थे, लेकिन निशा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी निशा बोली, अब कोई फायदा नहीं, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे। कुश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद जब कुश हिम्मत हार गया तो वहीं बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ पड़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी होने वाली संतान बेटी है, ये गांव ले जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा आज तो इसे मिलनी ही थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना और दोबारा यहाँ कभी भी मत आना। अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना, बेटियां भगवान का रूप होती हैं। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोगों से उस भूतिया घर और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनाती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो चुड़ैल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।